THR घर ले जाने वाले राशन के उपयोग पर परामर्श दिया जाता है। कृत्रिम रसोई में ICDS कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय व्यंजनों और मिलेट पर ध्यान केंद्रित करते हुए पौष्टिक खाना बनाने का व्यवहारिक अनुभव मिलता है। यहाँ स्वच्छ खाना पकाने के तरीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण बर्तन, गैस स्टोव और अन्य उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। यहाँ बनाई गई तैयार किया जाता है ताकि वे विभिन्न समुदायों में आसानी से अपनाई और दोहराई जा सकें। कौशल प्रयोगशाला में शिक्षा को उन्नत करने के लिए टेलीविजन और अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं। डिजिटल स्क्रीन इमर्सिव सिमुलेशन प्रदान करती हैं, जो प्रशिक्षण को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाती हैं। प्रयोगशाला की दीवारें पोषण, शिशु देखभाल और स्वच्छता जैसे विषयों पर ये थी एक छोटी सी लघु फिल्म जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं और शिक्षण और कौशल लैब की जानकारी। ये संसाधन और ये थी छोटी सी लघु फिल्म। सचमुच गर्भ में आने से लेकर बच्चे के 2 साल के होने तक के सफर को जीवन के प्रथम 1000 दिन के महत्वपूर्ण होता है और इसी पर फोकस है महिला और बाल विकास विभाग का ये प्रयास। और आप सबको सुनकर गर्व होगा कि 10 जिलों में जो लैब मिशन उत्कर्ष के तहत बनाए गए हैं, उनमें से 2 जगह ये प्रशिक्षण लैब बने हैं। उनमें धौलपुर पूरे हिंदुस्तान में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पोषण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा द्वितीय संतान के समय 6000 रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की मातृत्व पोषण योजना वर्ष नवंबर 2020 से राज्य के 5 जिलों में प्रारंभ की गई थी। उसी कैश प्लस कार्यक्रम की रिपोर्ट का विमोचन आज हम माननीय के कर कमलों से यहाँ करवाना चाहते हैं। 5 जिलों के कैश प्लस कार्यक्रम की रिपोर्ट का विमोचन। राज्य सरकार के विशेष नवाचार के रूप में ये योजना पूर्णतः पेपरलेस और डीबीटी आधारित है। इस योजना में कैश प्लस राजपुष्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन में उपलब्ध करवाई जा रही राशि का उपयोग गर्भवती धात्री महिला द्वारा अपने पोषण के लिए ही किया जाए, इसके लिए दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इस योजना में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि 6000 का उपयोग महिलाओं द्वारा अपने पोषण और स्वास्थ्य के लिए किया जाने लगा और परिणाम निकला बच्चों के पोषण सूचकांकों में सुधार। और इसी रिपोर्ट जिसका अभी माननीय ने विमोचन किया है, इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण हमने तैयार किया है। हेमांग शाह, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट पार्टनर सिफ CIF, हेमांग शाह जी से अनुरोध करना चाहेंगे ये छोटा सा प्रस्तुतिकरण इस 5 जिलों के कैश प्लस कार्यक्रम की रिमोट का, जिसका हमने अभी रिपोर्ट का विमोचन किया, उसका एक प्रस्तुतिकरण, उसका प्रस्तुतिकरण। हेमांग शाह। थैंक यू सो मच। मंच पर आसीन राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदया, आदरणीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री महोदया, सरकार के सचिव श्री महेंद्र सोनी जी, निदेशक ICDS श्री OP बुनकर जी, सभा में उपस्थित गणमान्य अतिथि एवं सभी साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के सामने उपस्थित होकर मुझे अपार खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने DBT और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों के माध्यम से मातृ एवं बाल पोषण में सकारात्मक बदलाव लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है और पूरे भारत में एक मिसाल कायम की है। मंचासीन आप सभी के दूरदर्शी नेतृत्व ने इस पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। DBT और व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों से राजस्थान के 5 आदिवासी बहुमूल्य जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
और 12 में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला है। 80% से ज्यादा महिलाओं ने डीबीटी राशि का उपयोग पौष्टिक भोजन खरीदने में किया। गर्भवती महिलाओं ने पोषण संबंधी ज्ञान में लगभग 2 गुना सुधार देखा गया। अब 8 में से 8 महिलाएं विविध और पौष्टिक भोजन का सेवन कर रही है। भोजन से जुड़े मिथकों में 40% से ज्यादा की कमी आई है। पहले की अपेक्षा लगभग 50% से ज्यादा शिशुओं को जन्म के पहले 1 घंटे में स्तनपान करवाया गया और 60% से ज्यादा बच्चों को आहार में विविधता पाई गई। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन दिवस MCHN दिवस पर 36,000 से ज्यादा समूह परामर्श सत्र आयोजित किए गए और विभाग ने सामुदायिक बैठकों में और पारंपरिक मिड मीडिया जैसे नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो का उपयोग करके जागरूकता बढ़ाई है। इन जिलों की समस्त आंगनवाड़ी कार्य के प्रशिक्षण को देकर उनको अधिक सक्षम बनाया है और इस तरह से वो समुदाय के साथ अच्छे से कार्य कर पा रही है। अंत में मैं राजस्थान सरकार और सभी सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें विश्वास है कि मिलकर हम राजस्थान के हर बच्चे को स्वस्थ और पोषित भविष्य प्रदान कर सकते हैं और साथ ही राजस्थान के नवाचार जो विश्व स्तर पर अनुसरणीय है, उनको सभी स्तर पर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमांग शाह जी, निदेशक से। आज के तहत कई भूलों, कई गलतियों के दोषी हैं हम, पर सबसे बड़ा अपराध हमारा छोड़ देना उपेक्षित बचपन को, न समझ पाना जरूरत है शैशव की, अनादर जीवन के झरने का उद्गम का। कई बातें जो जरूरी हैं हमारे लिए कर सकती हैं इंतजार, पर शिशु नहीं। अभी ही तो समय है उसका जब उसकी हड्डियां ले रही हैं आकार, बन रही हैं मज्जाएं, मस्तिष्क हो रहा है साकार और रूपांतरित हो रही हैं संवेदनाएं। उसे नहीं छोड़ सकते हैं हम कल पर, उसका नाम तो है आज और सिर्फ आज। और उसी के लिए समर्पित महिला और बाल विकास विभाग के ये प्रयास, और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारे दीप स्तंभ जिनका सम्मान आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे हमारे इन दीप स्तंभों का सम्मान करें। सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन राजस्थान ने राज्य में किया। 1,14,00,000 गतिविधियों का आयोजन किया गया और भारत में राजस्थान ने 4था स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए आप सबकी बहुत जोरदार तालियां यहाँ। 3 जिले जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें और सम्मानित मंच से आग्रह है। और इस क्रम में सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह में एवं बाल विकास विभाग चूरू श्री नरेंद्र शेखावत प्रथम स्थान पर रहा है। श्री नरेंद्र शेखावत जिला उपनिदेशक राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत जन आंदोलन पोर्टल पर गतिविधियों की जानकारी में उत्कृष्ट कार्य। जिला उपनिदेशक महिला और बाल विकास विभाग टोंक श्रीमती सरोज मीणा द्वितीय स्थान पर। श्रीमती सरोज मीणा राष्ट्रीय पोषण माह में द्वितीय स्थान पर। और तीसरे स्थान पर जिला उपनिदेशक महिला और बाल विकास विभाग हनुमानगढ़ श्री प्रवेश कुमार सोलंकी तृतीय स्थान पर जिला रहा है। बाल विकास परियोजना अधिकारी छिपा बड़ौद 12 श्री रविंद्र कुमार मीणा ब्लॉक स्तर पर प्रथम रैंक पर रहे हैं। श्री रविंद्र कुमार मीणा। बाल विकास परियोजना अधिकारी रतन शर्मा। जिला उपनिदेशक महिला और बाल विकास विभाग बांसवाड़ा श्रीमती मीनाक्षी वशिष्ठ, आप प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में प्रथम स्थान पर, जिले की रैंक में राज्य में प्रथम स्थान पर।
श्रीमती मीनाक्षी वशिष्ठ। जिला उपनिदेशक महिला और बाल विकास विभाग प्रतापगढ़ टी.आर. आमेटा द्वितीय स्थान पर रहे हैं। टी.आर. आमेटा। जिला उपनिदेशक महिला और बाल विकास विभाग डूंगरपुर श्री पंकज कुमार द्विवेदी तृतीय स्थान पर। श्री पंकज कुमार द्विवेदी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भास्कर नगर जोधपुर श्रीमती स्वर्णिमा देवी प्रथम स्थान पर रही हैं। श्रीमती स्वर्णिमा देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भास्कर नगर जोधपुर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को आज हम यहां सम्मानित कर रहे हैं। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता ब्लॉक दूदू जिला जयपुर श्री सुरेंद्र चौधरी। श्री सुरेंद्र चौधरी। और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता ब्लॉक 14 का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर श्रीमती अनुष्का शर्मा। श्रीमती अनुष्का। ये थे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले हमारे सभी कार्मिक जिन्हें आज यहाँ माननीय के कर कमलों से सम्मानित किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच। और आज के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती मंजू बागमार जी। राजनीति में आप जैसे लोग जब प्रवेश लेते हैं, आप जैसे सरल व्यक्तित्व जब होते हैं तो राजनीति की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है। हम सब भी गौरवान्वित होते हैं। अनुरोध आपके उद्बोधन के लिए डॉक्टर मंजू बागमार, माननीय राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग। आप सभी को नमस्कार। आज महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय आमुखीकरण सेमिनार में मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव श्री महेंद्र जी सोनी जी, निदेशक ICDS के श्री OP बुनकर साहब, आयुक्त महिला अधिकारिता श्रीमती नीतू राजेश्वर जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदार के श्री हेमांग शाह जी, गिच के प्रतिनिधि डॉक्टर तमन तोपे जी, मंत्री कौडेश लालचंदानी जी एवं सभागार में मौजूद महिला एवं बाल विकास के समस्त उपनिदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक, सहायक निदेशक, महिला पर्यवेक्षक, संरक्षक अधिकारी और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिन बहनें और पधारे हुए समस्त मीडिया बंधु। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं, जिनके निर्देशों पर आज महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक के समस्त कार्मिक और सभागार में संवाद हेतु उपस्थित हैं। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है कि हमारे जो भी कार्मिक विभाग की सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने हेतु फील्ड स्तर पर जुटे हुए हैं, उनके अनुभव, उनकी चुनौतियों को जाना और सुना जाएगा और भविष्य में किस प्रकार से और बेहतर कार्य किया जाएगा, इस पर भी इस सेमिनार के अंदर मंथन किया जाए। हमारी प्रदेश सरकार महिला एवं बच्चों के मुद्दों पर अति संवेदनशील है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में महिला एवं बच्चों के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी भावना के साथ भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे मिशन शक्ति, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2 तथा मिशन वात्सल्य की योजनाओं का धरातल पर लागू करने के लिए जो सरकार है वो संकल्पित है। महिलाओं के लिए उद्यम शुरू करने हेतु अनुदानित दरों पर ऋण के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना, स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों को अमृता हाट योजना, बालिकाओं की शिक्षा को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु शिक्षा सेतु योजना, सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना आदि क्रियान्वित की जा रही है। राज्य की लगभग 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से
वर्तमान में 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं सहित कुल 45 लाख लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की समुदाय के अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा 1000 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं और जितने भी प्रदेश के साथ ही सभी मिनी जो आंगनबाड़ी केंद्र थे उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। जो इस आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हमारी मानदेय बहनें और ग्रामीण साथी के मासिक मानदेय को सम्मानजनक बनाने हेतु सरकार द्वारा 10% की मानदेय वृद्धि की गई थी। इसके लिए हम हमारी मुख्यमंत्री महोदय का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही अभी जब उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ था, चूंकि ये तो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार के राज्य अंश के से बढ़ाया गया था और केंद्र से भी जो है मानदेय बढ़ाने के लिए जो केंद्र का जो शेयर था उसके लिए भी इस बार चिंतन शिविर में आग्रह किया गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों में जुड़ी हमारी मानदेय कर्मी बहनों ग्राम साथिनों के राज्य के 5 आशान्वित जिले जो थे हमारे जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही और 12 जिले में भी 14 से 18 वर्ष की आयु की लगभग 45,000 किशोरी बालिकाओं को भी मासिक रूप से पूरक पोषाहार सेवा का लाभ दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन आने वाले लगभग 17 लाख बच्चों को विविध प्रकार की माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि बच्चों की विद्यालय शिक्षा हेतु मजबूत नींव तैयार की जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचनाओं में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम चरण में कुल जो 365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जा रहे हैं और बाकी जो आशान्वित जिले हैं उनमें भी 213 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में मिलने वाली सेवाओं में डिजिटलीकरण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन के माध्यम से भी पोषण ट्रैकर ऐप के लिए रिपोर्टिंग हेतु नियमित रूप से जो है रिपोर्टिंग करने हेतु भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी तरह जो है गर्भवती महिलाओं के समुचित पोषण हेतु प्रथम संतान के समय प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंदर जो राशि मिल रही थी 5,000 रुपए, उसको राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर 6,500 रुपए और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई है। इसके लिए भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी प्रकार राज्य द्वारा अन्य मातृ पोषण योजनाओं के अंतर्गत द्वितीय संतान के समय 6,000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिसे कि 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय दिया कुमारी जी, वो 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और राजस्थान ने इस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसी कारण राजस्थान को केंद्र सरकार द्वारा लगातार 3 साल तक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 2015 में शुरू हुई थी, उसमें जो हमारे देश में जो लिंगानुपात कम था 929 था, वो वर्तमान में बढ़कर राजस्थान के अंदर 941 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी जो 930 था उससे 11 अधिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से हमारी बेटियों के प्रति और हमारी महिलाओं के प्रति समाज में एक सकारात्मक वातावरण का हुआ है, समाज के एक सकारात्मक सोच का विकास हुआ है। वहीं शिक्षा सेतु योजना से ड्रॉप आउट जो हमारी बालिकाएं थी उन्हें पुनः जो है शिक्षा से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है और इसी के तहत शिक्षा सेतु योजना में लगभग 58,000 बालिकाओं का नामांकन किया जा चुका है ताकि वो शिक्षा से अपने पुनः जुड़ सके। महिलाओं की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और हमारी प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में करीब 37 सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं जिसके अंदर हमारी करीब 25,000 प्रकरणों में पीड़िताओं को लाभ दिया गया है। 24 घंटे महिला हेल्पलाइन चालू की गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रकरणों के अंदर महिलाओं को राहत प्रदान की गई है। इसी तरह हमारी सरकार बनते ही प्रदेश की बेटियों के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में राज्य सरकार के संकल्प को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें बेटी जन्म से लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की बेटियां जो है वो जीवन के हर स्टेज पर जो है वो आगे बढ़ती रहेगी और
जो है एक राज्य सरकार जो है उनके लिए एक माइलस्टोन की तरह उनके साथ में खड़ी है। इस योजना के तहत लगभग 5 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। बाल विवाह और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए भी सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत भी करीब 10 करोड़ रुपए का अनुदान हस्तांतरित किया जा चुका है। महिला एवं किशोरियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए भी संचालित कालीबाई भील योजना के अंतर्गत लाभार्थी किशोरियों और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और हमारे राज्य सरकार प्रदेश की आधी आबादी महिलाएं और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए उनके स्वास्थ्य और पोषण की समुचित देखभाल और नियमित मॉनिटरिंग के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, सजग है और हम सभी राजस्थान के सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके, इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब यहाँ पर आकर हमारी सभी परिवारजनों को जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी साथी बहनें और विभाग के सभी अधिकारी को जिस तरह से उनका प्रयास और जिस तरह से वो आज हमें आशीर्वचन देंगे और पिछले बजट के अंदर भी विभाग के अंदर काफी जो योजनाएं लागू करने में और विभाग को आगे विकसित करने में, उनको आगे बढ़ने के अंदर, विकास करने के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से प्रयासरत है, उसके लिए हम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए हम सब मिलकर हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सशक्त राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। डॉक्टर मंजू बागमार, राज्य मंत्री महिला और बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार। और महिला अधिकारों, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण जिनके हृदय में बसता है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री और महिला बाल विकास विभाग की मंत्री के रूप में पूरी जी जान से, पूरी चेतना, पूरी शक्ति, पूरी संवेदना के साथ समर्पित हैं प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए। और हम आपको बता दें कि जब वो विपक्ष में थी तब भी उतनी ही मुखर थी, तब भी उतनी ही सक्रिय थी, सचेत थी प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और उनकी बेहतरी के लिए। सचमुच ये सौभाग्य है कि दीप सा प्रज्वलित व्यक्तित्व, स्वयं जलकर भी जग को रोशन करने वाली शख्सियत का जग प्रदेश की 70% आबादी के महिलाओं और बच्चों की रहनुमा और बागवान होना हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती दिया कुमारी जी, अनुरोध अपना उत्प्रेरण और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय सशक्त नींव उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में पधारे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और मैं तो कहूंगी उनका मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। पहली बार इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी साथिन बहनें सभी से सीधे संवाद करने के लिए जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, शुरुआत की, वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने सोचा कि मुझे सीधा जुड़ना है, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ना है, उनका सम्मान करना है। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। हमारी राज्य मंत्री हमारी डॉक्टर मंजू जी बागमार, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से आपको हमारे विभाग की एक एक योजना के बारे में बताया। हमारे शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री महेंद्र सोनी जी, हमारे निदेशक श्री ओपी बुनकर जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदार CIFF श्री हेमंत शाह जी, GIZ के प्रतिनिधि डॉक्टर तपन गोपे जी, जपायोगा के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर कमलेश लालचंदानी जी, सभागार में उपस्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन बहनें, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं।
पूरे प्रदेश भर से आप सब यहाँ पधारे हैं और मुझे लगता है सबसे बड़ा, इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हमारे राजस्थान में हुआ है। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी अधिकारीगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसके तहत उनकी शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उद्यमिता सभी को सशक्त बनाया जा रहा है। मैं इस आयोजन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिनके निर्देशों से पहली बार इतने बड़े स्तर पर सीधे संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन इस बात का परिचालक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में महिलाओं और बच्चों का उत्थान कितना महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने अपने पहले ही बजट में महिलाओं और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए घोषणा की और उन्हें धरातल पर समय पर लागू भी किया। सिर्फ घोषणा ही नहीं की, लेकिन उन सभी योजनाओं को धरातल पर लागू किया, उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग भी की। और आज आपने देखा, उसी का परिणाम है कि हमारे इतने सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे आईसीडीएस के वहां पर अधिकारी हैं, उनको भी सम्मानित कर हम आज कर पाए। क्योंकि अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करते, योजना को लागू नहीं करते और योजना की सफल, जिस तरह से योजना उस डिस्ट्रिक्ट में सफलतापूर्वक लागू हुई है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग ये कार्यक्रम कर पाए। राज्य में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी गई, जिनका संचालन हो गया है। प्रथम चरण में 365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए गए हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं और बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की राशि को बढ़ाकर 6500 किया और दिव्यांग महिलाओं के लिए इसे बढ़ाकर 10,000 किया गया। अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ियों में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा कार्य है और इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा और उनको हफ्ते में 3 बार सेविंग बॉन्ड देने की योजना शुरू की। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत निशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लिंगानुपात सुधार के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। अब इस योजना के 10 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर अनेक गतिविधियां की जाएगी, जिसमें मुझे आशा है कि आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ऐसा अभियान है जो कि मुझे लगता है हम सब लोग इस अभियान से जुड़े हैं, क्योंकि बेटियां हमारे घर में भी हैं, हमारे समाज में हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर हमारी बेटियों को भी समान अधिकार दें। जैसा हम हमारे बेटों को शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में और कॉलेजेस में भेजते हैं, उनके भविष्य के बारे में पहले से ही सोचने लगते हैं, वैसे ही हमारी बेटियों को भी पढ़ाएं और बहुत अच्छी शिक्षा दें और उनके भविष्य के लिए भी अभी से प्लानिंग करें। इसमें जितनी भूमिका सरकार की है उतनी ही, और मैं तो कहूंगी उससे ज्यादा भी, समाज की है। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूं कि आप सब इस अभियान से जुड़ें और इसकी शुरुआत हमारे घर से करें, क्योंकि हमारे घर से ही इसकी शुरुआत भी होगी। और अगर इस अभियान को सफल बनाना है, हमारे देश को ऐसा एक देश बनाना है जो विकसित तो होगा ही 2047 तक, लेकिन ऐसा एक देश बने जहां पर एक एक बेटी शिक्षित भी हो, सुरक्षित भी हो और आत्मनिर्भर भी हो। तो सभी से निवेदन करती हूं, हमारी सरकार का फोकस अब विमेन डेवलपमेंट के साथ साथ वुमेन लेड डेवलपमेंट पर है।
इसलिए महिलाओं को उद्यम प्रोत्साहन हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उनके उत्पादकों की बिक्री हेतु अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है। लखपति दीदी, द्रोण दीदी पोषण अभियान के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त और स्वस्थ बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभी आपको बताया गया, हमारे सोनी साहब ने बताया कि हमारी मरु उड़ान योजना की प्रशंसा पूरे देश भर में हुई है। ये एक ऐसा अभियान है जो कि मैं सोचती हूँ इतना महत्वपूर्ण है। अगर हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, उनको स्किल से जोड़ा जाएगा, प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो अपने पैरों पे तो खड़ी ही होंगी, लेकिन उनमें अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो ना तो अत्याचार खुद सहेंगी और ना किसी और महिला को सहने देंगी। तो मुझे लगता है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, और जिस तरह से ड्राइविंग सिखाई जा रही है और भी बहुत सारी स्किल सिखाए जा रहे हैं, इससे हमारी महिला सशक्त बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे विभाग का कि इसको हर जिले में इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी प्रशंसा पूरे देश भर में की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2024 में कुल लगभग 1,15,00,000 पोषण जागरूकता गतिविधियां की गई, जिसमें राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। राज्य मातृत्व योजना में 6 लाख गर्भवती धात्री महिलाओं को नकद लाभ हस्तांतरित किया गया है। विभाग की पूरक पोषाहार सेवा में QR कोड स्कैन पर OTP के माध्यम प्राप्ति सुनिश्चित की जा रही है, जो कि अनूठा प्रयोग है। पोषाहार की आपूर्ति के लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन को लागू किया गया है, जिससे फर्जी लाभार्थी को पोषाहार वितरित ना किया जा सके। मैं विभाग को उनके प्रयासों के लिए बधाई देती हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग महिला उत्थान एवं बाल संरक्षण के लिए निरंतर अग्रसर होगा। मैं एक बार फिर आप सबका आभार भी व्यक्त करती हूं और हम सब मुख्यमंत्री जी का भी आभार एक बार फिर व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना समय निकाला और इस कार्यक्रम की योजना भी उन्हीं के द्वारा बनी है। उन्होंने ही निर्देश दिए कि कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, जो मैं मानती हूँ हमारी सच्ची जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है इस विभाग की, तो वो हमारी आंगनबाड़ी, हमारे साथिने हैं, हमारी बहनें हैं। और हम अगर उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो मुझे लगता है हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये इतना बड़ा जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये कार्यक्रम उनके निर्देशों पे हुआ, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, विभाग का भी धन्यवाद देती हूँ, पूरे प्रदेश भर से हमारी पधारी हुई सभी बहनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी। और हमारे कुछ कार्मिक, महिला और बाल विकास विभाग के हमारे कुछ अधिकारी और कार्मिक यहाँ मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे संवाद के लिए। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री जी के सीधे संवाद की ताकत से प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यवहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है, बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। और मैं विभाग के शासन सचिव श्री महेंद्र सोनी जी से आग्रह करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये संवाद करवाएं। हाँ सर, आपकी अनुमति से आज ये एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। हमारे राज्य में जो फील्ड स्तर के फ्रंटलाइन कार्मिक है, उनसे आपका संवाद रखवा रहे हैं। मैं कुछ चुनिंदा लोगों से मैं नाम पुकारता हूं सर। श्री सुभाष बिश्नोई, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर। कृपया यस जिनसे संवाद हो वो खड़े हो जाएं ताकि पहचान में आ सके। नमस्ते सर। सुभाष जी,
जी सर, नमस्ते सर। दो मेरे क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि हमें पता है कि आप जहां काम करते हैं, ये मेरा सभी से है, जब फील्ड में काम करते हैं तो आपका अनुभव भी उसके आधार पर होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि योजनाएं तो हम बना देते हैं, लेकिन फील्ड में जो काम करते हैं उनको आने वाली चुनौती वो उनको अच्छी तरह से पता होता है कि उनको कैसे काम करना है, कौन सा काम ठीक प्रकार से हो रहा है और कौन से में उनको परेशानी आती है। तो आज ये कार्यक्रम इसलिए कि जिस दिन इसकी मीटिंग थी उस दिन मैंने सोचा कि आपको पता नहीं आप कितने लोगों से जुड़े हुए हो। हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जो अंतिम पायदान पर खड़ा है और उसकी सेवा में लगा हुआ है, तो उसमें आपके जो जीवन के अनुभव हैं, काम करने के अनुभव हैं। मैंने तो ये भी कहा था कि आप सभी को एक एक प्रपत्र छपा करके दिया जाए, उसमें आपके अनुभव जो अच्छा कर सकते हैं और आपकी कठिनाई, एक तरफा नहीं चले। हम एक तरफा चलना भी नहीं चाहते, इसलिए वो भी उसमें आनी चाहिए, क्योंकि जो परेशानी है वो आपकी वहां काम करने से आपके अनुभव में आती है, उनको भी आना चाहिए। मैं दो क्वेश्चन आपसे करूंगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जिले में लागू करने हेतु आप कैसे नवाचार कर रहे हैं? नमस्ते सर। हमारा जिला बीकानेर सर, अभी बीकानेर जिले में उप निदेशक के पद पर पदस्थापित हूं सर। और बीकानेर जिले के अंदर सर अभी हम लोग एक मिशन निर्माण चला रहे थे सर। मिशन निर्माण के तहत हमारा उद्देश्य था कि आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे थे उनकी जो प्री स्कूल एजुकेशन था उनको बेटर करना था सर। इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से सर हमने जो सबसे पहले जो चीज की वो ये की कि एक रॉकेट लर्निंग एनजीओ वहां चल रहा है सर। रॉकेट लर्निंग एनजीओ के सहयोग से हम लोगों ने सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई और उनका बेसिक एक सर्वे करवाया शुरू में कि उनका लर्निंग लेवल क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने उनके लर्निंग लेवल को इंप्रूव करवा के दोबारा उनकी ट्रेनिंग करवाई। और उसके बाद सर हमने हमारे यहाँ पर कोशिश की कि हमारे जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है 100% सेंटर इलेक्ट्रीफाइड हो जाए सर। तो हमारी कोशिश लगभग कामयाब हो चुकी है सर। केवल अभी जिले में 18 केंद्र ही बचे हैं जो केवल विद्युतीकरण नहीं हो पाए हैं, और उनको भी हम डिमांड राशि बहुत ज्यादा इस महीने में करवा लेंगे सर। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद हम लोगों ने 1350 आंगनवाड़ी केंद्रों को टेलीविजन प्रदान किए सर, और उतने ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर हमने पेन ड्राइव्स दिए हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित वीडियोज है सर। तो उन डिजिटल लर्निंग से सर हमारा ये हुआ कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर काफी तेजी से बढ़ी सर। और जो हमारी जो विभाग की बुक्स थी सर, उन्हीं बुक्स के आधार पर उसमें वीडियोस डाले गए जिनको देखकर कार्यकर्ताओं से वापस हम फीडबैक ले रहे थे कि आपको जो वीडियो भेजा गया है उसमें बच्चों का वीडियो बना के हमारे को वापस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर रहे थे, और वही वीडियोस हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर रहे थे और उनके भी व्यूज जान रहे थे। तो काफी अच्छा पेरेंट्स का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर, जिला प्रशासन का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है, और हमारा जिला पहला जिला हो जाएगा सर जो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर इसी के साथ ही सर हमने पहली बार सर जो 0 से 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं सर उनको स्टेज पर लेके आए सर, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र की जो आत्मा है सर वो बच्चे हैं। तो पहली बार हमने 3 से 6 वर्ष के बच्चों का स्टेज प्रोग्राम करवाया सर, जिसको मतलब जैसे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो महीने भर में तैयारी करने के बाद जो उनका एनुअल फंक्शन होता है वैसा का वैसा प्रोग्राम हमने पोषण माह समापन के दिवस के दिन सर केवल 5 दिवस की तैयारी से मच बेटर देन दैट, और सारे अधिकारी जितने भी थे, कलेक्टर, आईजी और हमारे डिविजनल कमिश्नर मैम, सबने सराहा। और वो कह रहे थे कि इवन 26 जनवरी 15 अगस्त और आप तो इसको एनुअल इवेंट बना दो कि आपका एनुअल फंक्शन आंगनवाड़ी केंद्रों का करवाना आप शुरू कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, काफी अच्छे आपके अनुभव रहे। अब मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी गोविंदगढ़ जिला जयपुर से श्रीमती मनोरमा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा। नमस्ते सर।
जी नमस्ते। मनोरमा जी, मेरे आपसे आंगनवाड़ी केंद्रों के सही संचालन हेतु आप किस प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग करती हैं? विभाग द्वारा जारी निर्देशों को सभी महिला पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक उसे कैसे पहुंचाना और उसको सुनिश्चित करना, ये कैसे कर पाती हो? सर, विभाग के द्वारा जो निर्देश मिलते हैं और मॉनिटरिंग करने का जो हमारा उद्देश्य होता है, उसके तहत सबसे पहले हम एक मासिक प्लान बनाते हैं। एक सीडीपीओ के लिए महीने में 25 जो विजिट करना होता है वो आवश्यक होता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण 25 जो आपकी विजिट होती हैं वो एक दिन में 2 या 3 होती हैं, एक दिन में एक कैसे होता है वो? सर, कई ग्राम पंचायत हैं, उनमें 2 से अधिक आंगनवाड़ी होते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि 10 से 2 का समय है तो एक ग्राम पंचायत में जो 2 या 3 आंगनवाड़ी है उनको कवर कर लिया जाए। बहुत अच्छा। इसके बाद में सर वहां जाके जो हमारे लक्ष्य हैं, जो विभाग के उद्देश्य हैं और कार्यकर्ता से संबंधित जो भी कार्य हैं उनकी जानकारी लेते हैं। यदि कोई कोई आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल में संचालित है तो वहां के प्रिंसिपल और वहां के मेंटोर टीचर से भी बात करते हैं कि क्या हमारे विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है या आंगनवाड़ी में कोई सुधार की आवश्यकता है, इसका लाभ जो है लाभार्थी तक पहुंच रहा है या नहीं। सर, इसके अलावा 1 महीने में 2 हमारे सामुदायिक कार्यक्रम प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे आयोजित होते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि वहां पर पहुंचा जाए, क्योंकि वहां पर हम लाभार्थियों को भी आमंत्रित करते हैं। और श्रीमान के निर्देशानुसार वृद्धजन एक योजना चली थी जिसमें कि ये कहा गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस गांव के जो वृद्धजन है, रिटायर्ड पर्सन है, अधिकारी है, उन सबको जोड़ा जाए, उनको आंगनवाड़ी तक लाया जाए, सम्मान भी किया जाए और साथ साथ में उनको जानकारियां भी दी जाए। तो ये सारी जानकारियां हम उन तक पहुंचाते हैं, लाभार्थियों से संवाद करके क्या वो आंगनवाड़ी की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है या इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पे क्या काम किया जाता है, इस बारे में भी उनके व्यूज लिए जाते हैं। सर, इसके अलावा सरपंच साहिबान से भी बात की जाती है। 5 तारीख और 20 तारीख को जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, कोशिश ये की जाती है कि हम लोग वहां तक भी पहुंचे और आंगनवाड़ी के बारे में जनप्रतिनिधियों के क्या विचार हैं, आम जनता के क्या विचार हैं, इन सब चीजों को समाहित किया जाए, विभाग तक पहुंचाया जाए। सर, इसके अलावा तकनीक का सहारा भी हम ले रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप नाम से एक ऐप है हमारे विभाग का, उसमें कार्यकर्ताओं को उसका एक्सेस है। वो जब भी आंगनवाड़ी केंद्र में आती है, आंगनवाड़ी ओपन करके और उसका स्टेटस शेयर करती है और इसकी मॉनिटरिंग का जो है वो हम लोगों को अधिकार है। तो आंगनवाड़ी का समय 10 से 2 है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10:30 तक हम अपने उस ऐप को खोलकर ये देख लें कि कौन सी आंगनवाड़ी खुल गई है और कौन सी नहीं खुली है। जो आंगनवाड़ी नहीं खुली है तो महिला सुपरवाइजर से संपर्क करके पूछा जाता है कि आज आंगनवाड़ी क्यों नहीं खुली है या कोई टेक्निकल इश्यू है जिसके कारण ये स्टेटस शो नहीं हो रहा है। उसके बाद में कई चीजें जो है वो बताई जाती है कि उसमें पोषण ट्रैकर एक्ट में इमेज कैप्चर हो जाता है, आज का उनको नाश्ता मिला या नहीं ये भी कैप्चर हो जाता है, प्री स्कूल एक्टिविटीज करवाई गई या नहीं ये भी कैप्चर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें दूसरे दिन रिफ्लेक्ट होती है जिससे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। सर, इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बना रखा है। प्रत्येक सेक्टर में प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें जुड़ी हुई होती है, उसके माध्यम से विभाग के जो निर्देश होते हैं वो भी हम उनको प्रदान करते हैं, उनकी फोटोज वगैरह भी ले लेते हैं। यदि उनको कोई परेशानी होती है तो वो एक 2 वे कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से हम उनसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो आप शेड्यूल बनाती हैं 25 दिन का, वो पहले से सभी केंद्रों पर जारी होता है या उसका आपका शेड्यूल तो बनता है लेकिन पूरा जाने का शेड्यूल बनता है कि आज वहाँ कल वहाँ, तो ये पहले से जानकारी रहती है उनको या आकस्मिक जाते हो आप? सर, हम अपना टूर प्लान उच्चाधिकारियों को देते हैं। अच्छा। और महिला सुपरवाइजर जो प्लान बनाती है वो हम लोगों को देते हैं। तो ये एक तरह से सर उनके लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए औचक निरीक्षण होता है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मनोरमा जी। अब मैं डॉक्टर मीनू गहलोत, महिला पर्यवेक्षक, परियोजना बिलाड़ा, जिला जोधपुर से अनुरोध करूंगा कि कृपया
अपने स्थान पर एक बार खड़े हो नमस्ते जाएं। सर। कहाँ पे खड़े हैं आप? अच्छा, ठीक है जी। मीनू जी बताइए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को आंगनवाड़ी की सेवाओं से जोड़ने हेतु क्या प्रयास करते हैं? नमस्ते सर। सर, हमारे विभाग की जो 6 सेवाएं हैं और योजनाएं हैं उसको गृह संपर्क के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आंगनवाड़ी पे क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। उसके अलावा सर, आंगनवाड़ी सेंटर पर सामुदायिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें जन समुदाय से सीधा संपर्क होता है। शक्ति दिवस है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, तो और पोषाहार जब वितरण होता है तब जन समुदाय का आंगनवाड़ी से सीधा जुड़ाव होता है। तो उसमें जब हम विभाग की सेवाएं और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं तो उससे अधिकांश लोगों का और लाभान्वितों का आंगनवाड़ी से जुड़ाव होता है। आपको कैसा लगता है जब आंगनवाड़ी पे आप जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, वहां की व्यवस्थाएं होती हैं, तो कैसा महसूस करते हो आप? सर, अगर बच्चे अच्छे होंगे और विकसित होंगे तभी देश भी तरक्की करेगा। तो सर, हमारा काम तो ऐसा है कि जब माँ बनने वाली होती है महिला, यानी कि जो 0 कह रहे हैं हम, हमारा काम तो वहीं से शुरू हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु के साथ सब कुछ अच्छा हो तो उसकी माँ का पूरा देखभाल करते हैं 9 महीने तक। उसके बाद में जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी भी केयर होती है और 3 साल तक तो जैसे बाकी सेवाएं दे ही रहे, 3 के बाद में वो प्री स्कूल के लिए भी मतलब हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आ जाता है। तो सर, ये है कि बच्चों के साथ काम करना तो बहुत उत्साहित करता है। इसीलिए मैंने पूछा है। जी सर। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। जी सर। और जब ये आपके कार्य में जब सफलता मिलती है तो मन में अनुभूति होती है कि नहीं होती है? और सर, वैसे भी अपने यहाँ का कल्चर है कि गर्भवती के लिए तो अपन चाहे उसको जाने चाहे नहीं जाए उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो महिला बाल विकास ने तो सर एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। जैसे जो जन सामुदायिक मतलब सीबी इवेंट करते हैं तो उसमें गर्भा अवस्था परामर्श में सर गोद भराई करते हैं, उसके साथ में उससे रिलेटेड उसको जानकारी भी दी जाती है। ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित परीक्षण के लिए कैसे प्लान बनाते हैं आप? सर, सुपरवाइजर लेवल पर सपोर्टिव सुपरविजन एक ऐप प्रोवाइड किया गया है जिसमें हम मतलब एक साथ अपने सेक्टर के सारे सेंटर की परफॉर्मेंस देख पाते हैं। तो जो काम आज होना है अगर वो नहीं हुआ है तो वर्कर को कॉल करके उसके बारे में जानकारी ली जाती है और उससे वो चीज मतलब करवाई जाती है। इसके अलावा सर, पोषण ट्रैकर पे मंथली परफॉर्मेंस और लास्ट मंथ की भी हमें पता चल जाती है और इवन कल तक क्या काम किया है उसने वो भी पता चलता है। तो उसमें सर जो परफॉर्मेंस अगर सेंटर्स के कम होते हैं, हम अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में उन सेंटर्स को पहले प्रायोरिटी पे लेते हैं और उनका सर मतलब पर्यवेक्षण करने जाते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि आपको ये काम समझ में नहीं आया या यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी, तो सर उनकी समस्या को मतलब समझा के और करके दूर करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू मीनू। अब मैं श्री अनिरुद्ध शर्मा, प्रोटेक्शन ऑफिसर, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। अनिरुद्ध शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। एक आपको अधिकतर कुछ बातें आती होंगी, एक है आपके घरेलू हिंसा के प्रकरणों में किस प्रकार रिपोर्ट बना करके तैयार करते हैं और उनको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं? सर सर्वप्रथम जब व्यतीत महिला हमारे पास आती है तो हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनके साथ क्रिएट करते हुए उनकी जो घटनाक्रम है, जो उनके साथ जो हिंसा हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत उससे 2 ऑप्शन हम लोग देते हैं, या तो हम DIR भर के, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें,
या वो चाहें तो काउंसलिंग के माध्यम से जो विभाग की और भी हमारी स्कीमें चल रही हैं, योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, इनके माध्यम से अगर वो काउंसलिंग करवाना चाहती है, समझाइश करवाना चाहती है, तो उसका प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अगर महिला ये कहती है कि हाँ मैं समझाइश करवाना चाहती हूँ, तो उसको हम लोग सखी वन स्टॉप सेंटर या जो भी हमारी स्कीम है उसमें ले जाते हैं। वहां उनके जो परिवार वाले हैं, जो नातेदार हैं, जिनसे उसको समस्या है, उनको बुलाते हैं, उनकी समझाइश करते हैं। समझाइश करने के बाद अगर सब कुछ सही हो जाता है, समझाइश लगभग कितने % काम समझाइश से हो जाता है? सर मैं निवेदन करूं सर, अभी सखी वन स्टॉप सेंटर पे लगभग 90% केसेस जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर ये एक्चुअल में सर जैसे संरक्षण अधिकारी का काम तो DIR सबमिट करवाना है कोर्ट में, बट एक्चुअल में क्या है सर, जब मैंने विभाग ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मुझे जो मॉनिटर करने के लिए महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और ये हमारे जो अपराजिता केंद्र है, सखी केंद्र है, वहां मुझे भेजा गया था। तो वहां मैंने एक्चुअल में सर क्या देखा कि एक जो है पति पत्नी आए हुए थे, उनके बीच में हाई लेवल का ड्रामा चल रहा था, हाई लेवल का लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपस में फुल विवाद हो रहा था। तो उन्होंने समझाइश करी, 2 दिन बाद फिर से बुलाया, फिर समझाइश करी, 4 दिन बाद फिर से बुलाया, फिर समझाइश करी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो वो उनको माला पहनाकर उनको अपने घर पे विदा किया था सर। तो उसी चीज को मैंने देखते हुए ये हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि महिला अगर उसको घर में रहना है तो हम उसको समझाइश करवाएं, फिर उसको परिवार के साथ भेजें, और अगर वो नहीं चाहती कि नहीं मुझे तो नहीं करना, देन उसके बाद सर DIR डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फिल करते हैं और वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा। एक संरक्षण अधिकारी के रूप में आप महिलाओं को कैसे जागरूक करते हैं? सर उसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर जो है कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती है, उनके माध्यम से, साथ ही जो पर्यवेक्षक हमारे ब्लॉक लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से बैठकें आयोजित करवाकर, और साथियों के माध्यम से जो है जो हमारे फ्राइडे को जो जाजम बैठक आयोजित की जाती है उसमें महिलाओं से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, एक्टों के बारे, अधिनियमों के बारे में समझाते हैं, कानूनों के बारे में और विभागीय योजनाओं के बारे में समझाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और इस काम में आप जितना पुण्य कमा सकते हैं, बिल्कुल सर, वो आपको मिल सकता है सर, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें समझाइश की और धैर्य की आवश्यकता होती है, और अगर आप धैर्य रखेंगे, समझाएंगे, तो 2 परिवार जो अलग हो रहे हैं उनको बिछड़ने से बचा सकते हैं। ये पुण्य का काम होता है, इसलिए इसमें मन से लगना चाहिए। और ये काम आपको सभी, क्योंकि जो प्राइमरी स्टेज होती है वो नीचे तक होता है, तो और लोगों को भी उसमें सहयोग के रूप में नीचे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी उसमें सहयोग करते हुए उनको काम में लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू अनिरुद्ध जी। अब मैं श्रीमती प्रमिला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कलिका कोठा, जयपुर 2। नमस्कार सर। नमस्कार जी प्रमिला जी। जी सर। जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार व दूध वितरण जब होता है, वो सही प्रकार से कैसे कर पाते हैं? सर हमने इसके लिए एक मापदंड बना रखा है, एक बर्तन ले रखा है कि एक बच्चे को हम 60 ग्राम देते हैं, दलिया, खिचड़ी, उपमा। तो उसका एक मापदंड है कि हमें पता होता है कि आज हमारे केंद्र पे कितने जब उसको उपस्थित हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वो खाना बनाते हैं। दूध हम एक बच्चे को 100 ग्राम देते हैं, तो वो भी उसी के हिसाब से 2 चम्मच के हिसाब से एक बच्चे को देना है हमें 10 ग्राम। तो 100 ग्राम पानी में मिला के गर्म पानी करके उसमें देते हैं। बाकी जब आप गृह संपर्क के लिए जाते हैं जी, तो क्या क्या परामर्श देते हो वहाँ? सर जैसे एरिया की ज्यादातर लेडीजें अपने काम पे जाती है, तो हमें क्या पहले से ये सब एक शेड्यूल बना के रखना पड़ता है कि किस बच्चे का टीकाकरण होना होता है, क्योंकि माँ तो काम पे चली जाती है तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि मेरे बच्चे का कल टीका लगना है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले ही जाके उन परिवार को चिन्हित कर लेते हैं कि आपके बच्चे का कल टीकाकरण होना जरूरी है।
उस गर्भवती को भी बताते हैं कि कल हमारे केंद्र पे टीकाकरण होगा और आपको उपस्थित होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसा होता है कि सर कि पोषाहार लेने महिलाएं नहीं आ पाती, यानी कि उनकी फैमिली वाले आने नहीं देते, तो हम लोग पहले जाके उनके फैमिली वालों को समझाते हैं कि पोषाहार में बहुत सारे गुण तत्व हैं, तो आप इनका लेने के लिए हमारे पास भेजो। जो एक ग्राम पंचायतों में 5 और 20 को जो बैठकें होती हैं, उसमें भी कभी कभी जाना होता होगा आपका? सर नहीं, मैं सर जयपुर सेकंड जयपुर अच्छा, से जयपुर में है, आप जयपुर से हैं। जी सर। तो बाड़ों में नहीं जाते? बाड़ों के तो बाड़ों में तो जाना होता होगा? नहीं सर, मेरा तो शहरी क्षेत्र में है तो ऐसा कुछ है नहीं। शहरी क्षेत्र के कारण आपका ग्राम पंचायत और उनसे ज्यादा होना नहीं पड़ता सर, है। कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद प्रमिला जी। थैंक यू सर। आप सौभाग्यशाली हैं, आपने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी कि सीधा मुख्यमंत्री जी से संवाद का ये ऐसा बेमिसाल अनुभव मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद सर। अब मैं समय सीमा के हिसाब से अंतिम संवाद की जो अंतिम प्रतिभागी है संवाद में, रेखा शर्मा, साथिन महिला अधिकारिता, ग्राम पंचायत बेनाड बस्सी, जयपुर। रेखा शर्मा जी। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। राम राम जी। जी नमस्कार। मैं बस्सी ब्लॉक से, ग्राम पंचायत बेनाड़ा से साथिन रेखा शर्मा। रेखा जी, आप आंगनबाड़ी केंद्र पर किस प्रकार सहयोग करते हैं? सर, आंगनबाड़ी केंद्र पर तो जैसे सोमवार और गुरुवार को जो टीकाकरण होता है, क्योंकि बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र रहते हैं तो उसके हिसाब से सोमवार और गुरुवार को रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग चले जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों को वहां पे बुलाकर उनको खान पान के विषय में, पौष्टिक आहार के विषय में, टीकाकरण पर समझाइश करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और बच्चों का वजन तोलने पर उनकी हेल्प करते हैं कार्यकर्ता के साथ। साथिन के और कौन कौन से काम हैं जिनको करते हैं? सर, साथिन के कार्य हैं ग्राम स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को जाजम बैठक आयोजित करते हैं, जिसके अंदर महिला मुद्दा, कोई भी यदि महिला मुद्दा हो और शिक्षा से सहित कोई भी जानकारी हो तो इस पर हम चर्चा करते हैं किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के साथ। और उन्हें कोई भी यदि परेशानी आ रही है तो उनको जिस भी तरह की परेशानी आती है उसी तरह की हम उनको जानकारी देते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं कि हमें सरकार हमारे लिए अभी महिलाओं और किशोरियों के लिए क्या क्या योजना चला रखी है, क्या क्या कानून है, क्या क्या नए कानून आए हैं, इस पर उनको बताते हैं ताकि सभी को कानून के बारे में जानकारी हो और एक अपनी पहचान वो कैसे बनाए, अपने परिवार और अपने समाज को कैसे चलाएं, इस विषय में उनको जब जानकारी होगी तभी तो वो ये सब काम कर सकेगी। तो ये जानकारी हम देते हैं कि हमारा जो नया नियम आ रहा है और सरकार जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी रोजगार, जो भी योजना चला रही है, इसके ऊपर उनको सारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। एक गर्भवती महिला और बच्चों को चिन्हित करने का काम किस किस का होता है? चिन्हित करने का तो कार्यकर्ता, आशा संयोगनी और एएनएम मैम, तीनों मिलकर के करते हैं ना। उस ग्राम पंचायत में जाते हैं तो उसको मिलकर के तीनों करते हैं। उनका टीकाकरण जब भी तो होगा, उनको चिन्हित करेंगे पहले, उनको ये करेंगे। हाँ जी सर। तो तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सर। आपने आज बहुत ही ये एक ऐसा अनुभव दिया है इन लोगों को कि इस पूरा विभाग आह्लादित है, उत्साहित है, पूरा एनर्जी से लबरेज है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सचमुच शायद पहली बार ऐसा मौका है कि विभाग के सभी अधिकारियों के दुख दर्द को, पीड़ा को, उनके कार्यों को
आपने सराहा और ये संदेश आज सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हजारों लाखों दर्शकों तक जाएगा। महिला बाल विकास की ये जानकारियां बहुत दूर तक पहुंचेगी और इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले हमारे दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं कई नवाचारों का सूत्रपात कर दिया है और विशेष रूप से प्रदेश की महिलाओं के लिए आपकी संवेदनशीलता के आयाम एक के बाद एक लगातार देखने को मिल रहे हैं। अनुरोध आपसे, विनम्र अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी।